हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया था। होपफुली आपने बहुत अच्छे से नोट्स भी बना लिए होंगे, लर्न भी कर लिया होगा। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो हमारे चैनल पे नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अब देखिए, आज जो हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने करंट अकाउंट कर लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए समझते हैं फिर ये। Capital account is that account in balance of payment which record all the transaction between the resident of a country and rest of the world। अब बेटा जी, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का है जो रिकॉर्ड करता है जितनी भी ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन ऑफ व्हाट, जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया का जो भी ट्रांजेक्शन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किसी भी कंट्री के साथ हो रही है, उसको हम सारा रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर, जिसके कारण चेंजेस किसके अंदर हो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। अब एसेट्स बेटा दो तरीके से हो सकता है, या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। ऐसे ही लायबिलिटी जो हमने कर्जा लिया हुआ है या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट वो अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं सारी ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हुआ है किसके बीच में, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, दैट मीन्स इंडिया, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदर कंट्रीज के बीच में जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है, जिसके कारण या तो एसेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे या लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं व्हाट, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं किसके, कैपिटल अकाउंट के। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स में सबसे पहला है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट बेटा जी कौन कौन से हैं, एक है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, दूसरा है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है, देखिए बेटा, सपोज करो हमने, हमारी कंट्री ने, दैट इज इंडिया ने, यूएसए से जाकर के, यूएससी कंट्री में जाकर के क्या चीज करा, या तो परचेज करा लैंड, या परचेज करी कोई इंडस्ट्री, या परचेज करी कोई मशीनरी जिसपे हमारा फुल कंट्रोल होगा। जिसको हमने परचेज कर लिया है हम अपने अकॉर्डिंग उसको चलाएंगे, फुल कंट्रोल हमारा है उसके ऊपर। मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। It refers to the investment done in another country either by the resident of a country or its government। चाहे वो सरकार ने पैसा लगाया हो, चाहे रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ने पैसा लगाया हो, जिसके साथ पावर होगी टू कंट्रोल देम, उस प्रॉपर्टी को, उस मशीन को फुल्ली कंट्रोल होगा जो उसको परचेज करेगा। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन यूएसए। यूएसए के अंदर रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ने कोई लैंड परचेज करा, कोई मशीनरी परचेज करी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, फॉरेन कंट्री में जाके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, और वो कौन करेगा, बाय इंडिया। अब इंडिया में जो कोई रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रह रहा होगा वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा लैंड में, बिल्डिंग में, परचेज करने में, और गवर्नमेंट भी कर सकती है अलोंग विद द पावर टू कंट्रोल देम। उसका फुल कंट्रोल होगा लैंड, बिल्डिंग या जो भी एसेट्स में वो पैसा लगा रहा है, जैसे मशीनरी। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट हमारा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ये क्या चीज है, अगर हम कोई एसेट्स परचेज करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होगा, तो वो क्या चीज कहलाया जाएगा, आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करना। ठीक है, तो किसी कंपनी के अगर आपने शेयर्स लिए हैं तो शेयर्स पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, शेयर्स की कीमत कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, याद रखिएगा, परचेज ऑफ सम शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय टाटा। किसी कंपनी के कुछ शेयर्स, फॉरेन कंपनी के जो कुछ शेयर्स हैं टाटा ने परचेज कर लिए हैं, तो क्या चीज होगा, ये इसके अंदर ये क्या कहलाया जाएगा, आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि टाटा का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये बात बोलूं मैंने किसी
मशीनरी को परचेज किया फॉरेन करेंसी यूएसए में जा करके, तो उस पर मेरा पूरा हक है, वो क्या कहला जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसे मैं इंडिया के अंदर भी ला सकती हूँ, उससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने किसी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे हैं तो उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, तो वो क्या कहलाया जाएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या हाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, ठीक है। Having no control, it refers to the purchase of an asset in rest of the world having no control over that assets. For example, purchase of some shares of the foreign company by Tata and FD, यहाँ पे आएगा बेटे FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कोई भी डेट क्रिएटिंग एसेट्स नहीं है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल है, ठीक है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन है। एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय द नॉन रेजिडेंट इन आवर कंट्री, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ भी एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय द नॉन रेजिडेंट इन आवर कंट्री। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर कोई यूएसए से हमारी कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करे तो फॉरेन करेंसी अपनी कंट्री के अंदर आएगी, और अगर रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री हमारी कंट्री से कोई यूएसए में पैसे लगाए बिल्डिंग परचेज करने में, तो हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी जाएगी। तो वो कहाँ शो करेंगे, ध्यान से सुनना, पैसा आएगा तो प्लस आइटम, क्रेडिट आइटम, और कहाँ शो करेंगे, ये शो करेंगे क्रेडिट आइटम में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है और वो पैसे इन्वेस्ट करें इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, तो इससे क्या होगा, प्लस आइटम, क्रेडिट आइटम, ये क्या होगा, इनफ्लो होगा पैसों का। और अगर क्या चीज होगा, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री यूएसए में पैसे इन्वेस्ट करे, यूएसए में पैसे इन्वेस्ट करे, तो क्या चीज होगा, डेबिट आइटम माइनस आउटफ्लो। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, अगर नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री हमारी कंट्री में पैसा लगाएगा तो पैसा आएगा, अगर रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री बाहर कंट्री में पैसा लगाएगा तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो। ठीक है बेटा, तो इससे क्या हो जाएगा, माइनस आइटम, बिकॉज इट रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आवर कंट्री। आई होप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा, जिसपे हमारी फुल्ली एसेट पे कंट्रोल हो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसपे हमारा कंट्रोल ना हो, फॉर एग्जांपल शेयर्स, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपका है। अगर नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री पैसा लगाएगा हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा, तो उसको कहाँ शो करेंगे, प्लस आइटम में, और प्लस आइटम में क्या चीज होगा बेटा, आपका क्रेडिट आइटम। ठीक है, और अगर हम रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री बाहर कंट्री में पैसा लगाएगा, माइनस आइटम, पैसा जाएगा, तो क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपका बोरोइंग कंपोनेंट। सेकंड क्या होगा, बोरोइंग। अब बोरोइंग या लोन्स, बोरोइंग को लोन्स भी बोल सकते हैं, हैज टू सब कंपोनेंट। पहला है बोरोइंग, दो तरह की होती है, कमर्शियल बोरोइंग और बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ। देखिए, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द आईएमएफ, तो जब भी उसको पैसों की जरूरत पड़ती है वो आईएमएफ से ले लेता है। ठीक है, तो पहला है कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल बोरोइंग में क्या है, इट रेफर्स टू द बोरोइंग बाय अ कंट्री, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से पैसा उधार ले उसको बोलते हैं कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द बोरोइंग बाय अ कंट्री इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम इंटरनेशनल मनी मार्केट। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से पैसा उधार ले इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो क्या चीज होगा, कमर्शियल बोरोइंग, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। ठीक है बेटा, तो वो क्या कहले जाएगी, कमर्शियल बोरोइंग। अब बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ हो तो इट रेफर्स टू द बोरोइंग बाय अ कंट्री विद कंसिडरेशन इट इन्वॉल्व लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सपोज करो इंडिया को कभी पैसों की जरूरत पड़ गई, तो क्या होगा, वो आईएमएफ से, क्योंकि वो मेंबर है उसका, कम पैसों में आईएमएफ क्या, कम ब्याज में, कम इंटरेस्ट चार्ज करके उसको वो पैसा लेंड कर देगा एज कम्पेयर टू द मार्केट रेट। उससे क्या होगा, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा बोरो कर देगा। ऑल दी बोरिंग आर डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन। अब ध्यान से सुनिए, पैसा बोरो करोगे, पैसा आएगा तो फॉरेन करेंसी अपने पास आएगी, प्लस आइटम, तो क्या चीज हो जाएगा, क्रेडिट आइटम में रिकॉर्ड करेंगे, किसके, कैपिटल अकाउंट के। ठीक है बेटा, अगर हमारी कंट्री फॉरेन कंट्री को पैसा लोन देगी तो उसमें क्या चीज होगा, माइनस आइटम। बहुत ध्यान से देखिए, ऑल दी बोरिंग आर डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। अगर लोन लिया गया रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से, वो रिकॉर्ड किस में करा जाएगा, क्रेडिट साइड, प्लस आइटम, क्योंकि पैसा आ रहा है
फॉरेन करेंसी आ रही है बिकॉज दिस लीड टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री अगर लोन लेगी बाहर की कंट्री से, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर आएगी। अगर वेयर एज लोन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमारी कंट्री लोन देगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी जाएगी, डेबिट आइटम और माइनस आइटम, बिकॉज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आवर कंट्री। याद रखना, इससे क्या हो जाएगा, आउटफ्लो होगा किसका, फॉरेन करेंसी का। ठीक है, अगर लोन लेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, लोन देंगे तो पैसा जाएगा। कमर्शियल बोरोइंग, दो कंट्री के बीच में जो भी बोरोइंग हुई, जो भी लोन लिया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट सेक्टर हो, कमर्शियल बोरोइंग कराया जाएगा, कहलाया जाएगा। और बोरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया आईएमएफ से, इंडिया मेंबर है आईएमएफ का, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का। तो इसके अंदर आईएमएफ क्या करेगा, जब इंडिया को पैसे की जरूरत पड़ेगी, बोरिंग लोन प्रोवाइड करेगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एज कंपेयर टू दी मार्केट रेट। जब बोरो करेंगे पैसा हम आईएमएफ से, पैसा हमारे पास आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, प्लस आइटम और क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे। और अगर लोन हमारी कंट्री दूसरी कंट्री को देंगी तो उससे क्या होगा, डेबिट आइटम और माइनस आइटम, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट, चेंज इन, लास्ट पॉइंट जो इसका आएगा कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट्स का, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और ऑफिशियल रिजर्व को आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा बेटा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, एक चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सपोज करें, बहुत ध्यान से सुनना, हमें सबको पता है सेंट्रल बैंक और आरबीआई, इट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व है, इसी के पास सारा पैसा रहता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसके साथ रिलेट करके बताऊंगी चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर दी फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड बाय द रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करती है, कैसे, ठीक है, कैसे इफेक्ट करेगी ये मैं बताऊंगी आपको। अब एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, सपोज करो हमने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करे अपनी कंट्री से, ठीक है, जो करे हैं हमने 100 के, ठीक है, अब आया 100 क्या 1000 ले लीजिए, फिर आया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अब हमने इंपोर्ट्स करवाया है, ठीक है, सपोज करो मशीनरी गुड्स, मशीनरी इंपोर्ट करवाई है, जस्ट हमने एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको ये, या कोई गुड्स भी हमने इंपोर्ट करवाया है तो वो उसकी कीमत है 700। अब एक बात ध्यान से सुनिए, हमने इसकी पेमेंट दे दी, 700 पेमेंट हमने कर दी, ऑल क्लियर, तो हमारे पास कितने पैसे रह जाएंगे, 300 अभी सरप्लस में। तो इस 300 को हम किस में रख देंगे, सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक को दे देंगे। तो ये क्या किसकी कस्टडी में हो गया, अब किसकी कस्टडी में हो गया, ये आपका 300 सेंट्रल बैंक के पास चला गया, क्योंकि क्या था, हमने जब पेमेंट कर दी तो हमारे पास 300 रुपीज बच गए। अब एक बात ध्यान से सुनना, सपोज करो इंपोर्ट इस बार हो गया है हमारा 1000 का, ठीक है, और एक्सपोर्ट सिर्फ हुआ है 600 का, ठीक है, तो अब हमें क्या चीज चाहिए, अब हमें पैसा चाहिए 400 रुपए पेमेंट करने के लिए। तो जो पैसा यहाँ पे जमा होता है हम उससे इसकी पेमेंट कर देंगे, जो आरबीआई के पास पैसा होगा, तो इसलिए वो अपनी कस्टडी में फॉरेन रिजर्व रखती है कि जब जरूरत पड़े तब वो यहाँ से निकाल के इसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इसी को बहुत अच्छे से हम समझेंगे, इस पॉइंट को देखिए कैसे। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और ऑफिशियल रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर दी फाइनेंशियल एसेट्स जो किसके पास रहती है, एज अ रिजर्व बाय द सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसी। अ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इफेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जरा सा भी चेंज हुआ है तो इससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इफेक्ट आ जाएगा। क्या देखिए, एनी विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व आर कंसिडर्ड एज क्रेडिट आइटम। अगर हम कुछ भी विड्रॉन करेंगे तो वो कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट आइटम में। विड्रॉन का मतलब पैसा निकालना, और अगर हम ऐड करेंगे तो वो किस में जाएगा, माइनस आइटम और डेबिट आइटम। अब एक बात ध्यान से सुनना, इसके अंदर से हमने जो पैसा क्या चीज करा, विड्रॉन करा, यानी जो पैसा हमने कहां से, सेंट्रल बैंक से बाहर निकाला 400 रुपए इसकी पेमेंट करने के लिए इंपोर्ट की, तो वो क्या कहलाया जाएगा, हमने जो विड्रॉन करा, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, पैसा विड्रॉन करेंगे
तो क्या चीज हो जाएगी, अगर हमने पैसा विड्रॉन करा तो क्रेडिट आइटम, यानी क्या चीज हो जाएगा, क्रेडिट आइटम और प्लस आइटम। अगर हमने पैसा विड्रॉन करा, अगर हम ये 400 रुपये निकाल रहे हैं तो ये प्लस आइटम और ये किस में चला जाएगा, क्रेडिट आइटम में। और कहाँ दिखाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, विड्रॉन करा तो प्लस आइटम, यहां से पैसे निकाल लिए हमने, तो विड्रॉन कर लिया, पैसा हमने निकाल लिया, तो प्लस आइटम हमारे पास पैसा ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखना, ये भी क्या बता रही हूं बेटे, अगर हमने क्या चीज करा, एनी एडिशन टू दिस रिजर्व आर कंसिडर्ड एज डेबिट आइटम। अगर आप पैसा ऐड कर रहे हो, अगर आपने ये 300 रुपीज ऐड करे, यहाँ पर ये 300 रुपए ऐड करें यहाँ पर, तो ये किस में चले जाएंगे, माइनस आइटम में, क्योंकि पैसा जा रहा है, तो ये कहां शो हो जाएगा, डेबिट आइटम में। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर पैसा आप विड्रॉन कर रहे हो तो उसमें क्या चलाएगा, प्लस क्रेडिट आइटम में। पैसा निकाल रहे हो तो क्या चीज होगा, प्लस आइटम, क्रेडिट आइटम में। पैसा अगर डाल रहे हो, ठीक है, पैसा अगर डाल रहे हो, एडिशन कर रहे हो पैसों की सेंट्रल बैंक के अंदर, तो क्या होगा, पैसा जाएगा नेगेटिव आइटम। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो ये पॉइंट। ठीक है, नेट वैल्यू ऑफ दीज आइटम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग इज रिकॉर्डेड एज बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। अब इन सब की वैल्यू किस में ऐड कर दी जाएगी, किस में रिकॉर्ड कर दी जाएगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में याद रखिए, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है तो जो, और इंपोर्ट कम है, तो हम वो सरप्लस पैसा जो होगा हम किस में रख देंगे, आरबीआई के पास रख देंगे। किस चीज के लिए, एज अ कस्टडी, कि उसकी कस्टडी में हमने पैसा रख दिए। एक बात बहुत अच्छे से समझिए, सपोज करो हमारे को बर्थडे पार्टी के लिए पैसे हमारे पास 5000 रुपीज, लेकिन हमारे बर्थडे पार्टी में पैसे खर्च हुए सिर्फ 3000 रुपये, 2000 रुपये हमारे पास बचे। अब 2000 हमने अपने फादर को कह दिया संभाल के रख लीजिए, ठीक है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी हम तब ले लेंगे। तो जब आपने पैसा विड्रॉन करा, दोबारा पहले जमा कर दिया तो पैसा गया नेगेटिव साइड्स, ठीक है, तो कहाँ होगा, नेगेटिव साइड, डेबिट साइड, क्योंकि इसके अंदर क्या गया, पैसा आपने जमा करवा दिया, तो ये क्या चीज हो गया, आउटफ्लो। अब क्या हुआ, जब आपको जरूरत पड़ी आपने अपने फादर से पैसा ले लिए 2000 जो बचे, तो वो क्या चीज हो जाएगा, इनफ्लो। आपके पास पैसा आ गया, कहाँ शो करेंगे, प्लस आइटम और क्रेडिट आइटम। वो ये बात है कि जो मैंने आपको भी ये सारा समझाया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर के अंदर भी है इस बार, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन और एकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनोमस और देखिए ये एकोमोडेटिंग क्या है। ऑटोनोमस आइटम रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन which occurs due to some economic motive such as profit maximization। अगर आपने किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करवाई मशीनरी, यूएसए से सपोज करो, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग्स, पैसा इन्वेस्ट करा, आपने परचेज कर ली जिसपे आपका फुल्ली कंट्रोल है, तो इसका मेन मोटिव क्या है, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कहलाई जाएगी। और ठीक है, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगी, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये बोल रहे हैं ये वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जो अकर करी जाती है ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, जिसका इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एग्जांपल, हमने कोई मशीनरी इंपोर्ट करवाई है जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे से अच्छा बनाने जा रहे हैं, मेन मोटिव क्या है, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, और एफडीआई, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई लैंड खरीद लिया, कोई मशीनरी खरीद लिया, तो ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में दिखाई जाएगी। ठीक है, दीज आइटम्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इन नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दीज आइटम टेक प्लेस ऑन बोथ करंट और कैपिटल अकाउंट, दोनों में इसको शो कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जितना भी आपने बाहर की कंट्री से करा है। ठीक है, दीज आइटम्स रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम एज दे रिकॉर्ड दी फर्स्ट आइटम बिफोर कैलकुलेटिंग डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी। अब बेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, जब कभी एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो सरप्लस सिचुएशन होगी, जब कभी इंपोर्ट ज्यादा होगी तो डेफिसिट सिचुएशन होगी, क्योंकि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है। तो कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है, तो इसके अंदर सिचुएशन डेफिसिट की भी हो सकती है, सरप्लस की भी हो सकती है। और इसको हमेशा अबव द लाइन आइटम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका मेन मकसद ये होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड करा जाता है एज द फर्स्ट आइटम बिफोर कैलकुलेटिंग क्या, डेफिसिट और सरप्लस। ठीक है बेटा, वेयर एज एकोमोडेटिंग में देखो, एकोमोडेटिंग आइटम वो आइटम है, वो ट्रांजेक्शन है दैट टेक प्लेस टू कवर डेफिसिट और सरप्लस। अब एक ध्यान से सिचुएशन समझना, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझाया ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए। अब एक बात ध्यान से सुनना, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के अंदर कभी सरप्लस भी हो सकता है, कभी
डेफिशिएट भी हो सकता है, कभी सिचुएशन प्रॉफिट की हो सकती है, कभी लॉस की हो सकती है। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन क्यों बनी है? जो आपका सरप्लस सिचुएशन या डेफिशिएट सिचुएशन है उसको इक्वल करने के लिए, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो यही चाहेगा ना कि हमारा एक इक्विलिब्रियम बना रहे, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट ही हो। तो accommodating item refer to those transactions which take place to cover deficit or surplus in autonomous transaction, चाहे वो लोन लेके करें फ्रॉम आईएमएफ। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट जब ज्यादा थे तो हमने क्या चीज करा, सेंट्रल बैंक के पास पैसे रखवा दिए, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ी, जब इंपोर्ट ज्यादा हो गए, तो हमने सेंट्रल बैंक से पैसे निकलवा लिए, चाहे फिर हम लोन लें, चाहे हम पैसा बोरो करें आईएमएफ वगैरह से, ठीक है। याद रखिएगा, ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग जो है आपका ऑटोनोमस का ही पार्ट है, एकोमोडेटिंग वहीं से बना है। इसको ठीक करने के लिए जब सरप्लस और डेफिसिट की सिचुएशन हो, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इसलिए बनी है that take place to cover deficit और surplus. These items are dependent in nature. अब accommodating कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है? ऑटोनोमस। क्यों? सिचुएशन डेफिशिट भी आ सकती है, सरप्लस भी, तो उसको इक्वल करने का, इस ट्रांजेक्शन को सही करने का किसका ठेका है? एकोमोडेटिंग का। समझ गए? ये वही रिकॉर्ड करता है सही करने के लिए टू कवर डेफिशिट और सरप्लस, इसको ठीक करने के लिए, चाहे वो लोन ले आईएमएफ वगैरह से, ठीक है। ये डिपेंडेंट किस पे है? ऑटोनोमस पे, जैसी भी जिस तरह से सिचुएशन होगी। दीज आइटम टेक प्लेस ओनली ऑन द कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, वो दोनों अकाउंट में चलते हैं, सरप्लस और आपका डेफिशिट जितने भी हो गए, ठीक है। ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दोनों में इसकी आइटम टेक प्लेस करती है। इसके अंदर सिर्फ ये कहाँ शो करा जाएगा बेटा जी? कैपिटल अकाउंट, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई भी आईएमएफ वाला, ठीक है। These items are also known as below the line item as they are recorded as secondary item. उसके अंदर क्या चीज था, ध्यान से सुनना, फर्स्ट आइटम रिकॉर्ड करे जाता है ये, ठीक है, और ये सेकेंडरी आइटम आफ्टर कैलकुलेटिंग डेफिसिट और सरप्लस। जब डेफिसिट और सरप्लस कैलकुलेट हो गया, उसके बाद इसकी ट्रांजैक्शन की जाती है कि कितना डेफिसिट और कितना सरप्लस है, और इसको अबव द लाइन इसलिए कहा गया, पहले कैलकुलेट किया जाता है कि डेफिसिट और सरप्लस कितना है हमारी इकोनॉमी में, फिर उसको ठीक करने का जिम्मा किसका है? एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है, इसलिए इसको सेकेंडरी आइटम भी बोला गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और बीओटी। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर आउट करके समझा दिया था, बहुत अच्छे से क्लियर भी करा था। अब इसका एक डिफरेंस है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। बीओपी क्या होता है? जिसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते हैं जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुई है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जितना भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ है रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, हमारी कंट्री में और बाहर की कंट्री में। वेयर एज बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ क्या रिकॉर्ड करता है? ध्यान से सुनिएगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सिर्फ विजिबल आइटम जिसको हम देख सकते हैं वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेगा। वेयर एज बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड सब चीज का बनाएगा, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, सर्विसेज, सब चीज का, ठीक है। नेचर एंड आइटम, इट इंक्लूड विजिबल, इनविजिबल एंड आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर। विजिबल, इनविजिबल, सर्विसेज सब रिकॉर्ड करेगा। वेयर एज सिर्फ इसमें किस चीज का रिकॉर्ड होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल नेचर ओनली, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बीओपी, बीओपी आपका है रिकॉर्ड करेगा, इट इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड एज इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन इंस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। अब इसके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होगा बेटा, इसके अंदर सारा रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सर्विसेज, सब चीज की। इसका पार्शियल रिकॉर्ड है क्योंकि ये इंक्लूड करता है सिर्फ विजिबल नेचर ओनली, विजिबल आइटम ओनली, विच कैन बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग दी बॉर्डर। अब बीओपी वाइडर कंसेप्ट है और बीओटी आपका नैरो कंसेप्ट है। अच्छा, वाइडर कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, वेदर इट में भी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट हो गया, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन हो गई, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड करी जाएगी। और बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ बीओपी का एक छोटा सा पार्ट है क्योंकि ये इंक्लूड करता है क्या चीज? विजिबल आइटम, इसलिए ये नैरो कंसेप्ट है। बैलेंसिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग सेंस, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या चीज होगा? इक्वल होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ये क्या होगा? इक्वल होगा। बीओटी, इट इज नॉट ऑलवेज बैलेंस्ड एज इट मे बी अ फेवरेबल सिचुएशन हो सकती है, इन अनफेवरेबल सिचुएशन भी हो सकती है, सरप्लस भी, डेफिशिट भी हो सकती है बीओटी के अंदर। कैपिटल ट्रांसफर, इट इज इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इंक्लूड नहीं होगी बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्योंकि विजिबल आइटम ही इंक्लूड होते हैं। विच इज बेटर? इट गिव्स अ क्लियर व्यू ऑफ द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाइडर कंसेप्ट है, क्लियर व्यू पोजीशन दिखाएगा इकोनॉमी की, वेयर इट गिव्स अ पार्शियल व्यू ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेटस। ये सिर्फ विजिबल आइटम की सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस दिखाएगा। कंपोनेंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट करंट अकाउंट ही सिर्फ है क्योंकि ये रिकॉर्ड करता है विजिबल आइटम
ओनली। इसके कोई भी 5 पॉइंट 4 पॉइंट आप लर्न कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, पहले समझिएगा। नेक्स्ट देखिए इक्विलिब्रियम इन बीओपी। अब इक्विलिब्रियम इन बीओपी क्या होगा, जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल होगा, तो जहां करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू 0 एंड देयर इज नो मूवमेंट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व आपको बताया है, लोन लेने की जरूरत नहीं है, लोन देने की जरूरत नहीं है, ना सरप्लस सिचुएशन हो ना डेफिसिट सिचुएशन हो। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल सही बात में कहें तो एक्सपोर्ट किसके इक्वल हो, इंपोर्ट के। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब देखिए thus it is a in a state of BOP equilibrium, inward flow of foreign exchange on account of current account and capital account is exactly equal to the outward flow of foreign exchange and there is no change in the official reserve of foreign exchange and gold। कोई चेंज नहीं होगा with the central bank of the country, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या कहलाया जाएगा, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आ जाइए डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब भाई डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जहां पे सिचुएशन सरप्लस और डेफिसिट की हो। तो इट ऑकर्स व्हेन द सम टोटल ऑफ current account balance and capital account is not zero, instead it is either some positive number surplus number होगा या कोई negative number deficit number होगा, loss होगा। ठीक है, in case the sum total of current account balance and capital account is some positive number, अगर कोई positive number होगा it indicate what, जो अभी आपको बताया मैंने, BOP surplus। on the other hand if the sum total of current account and capital account, current account और capital account balance कोई negative number होगा तो बेटा जी क्या यूज करेगा, इट शोज सम बीओपी डेफिसिट, ये लॉस शो करेगा। ये मैंने बहुत डिटेल में फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया है, अच्छे से आप पढ़ भी लीजिएगा। दस वी हैव बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। कब होगा डिसइक्विलिब्रियम, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू 0, इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व। आपको बता दिया सिचुएशन कोई डेफिसिट की कहीं सरप्लस की हो सकती है। बीओपी सरप्लस कब होगा, व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इन सम पॉजिटिव नंबर पॉइंट टू नेट। जब हमारी कंट्री में पैसा फॉरेन करेंसी आ रही हो, जहां सिचुएशन में सीधा हम बोले तो एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो डेट सिचुएशन इज सम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इनवर्ड ऑफ फॉरेन करेंसी होगा, कहाँ शो करेंगे बेटा जी, अगर पॉजिटिव नंबर होगा वीडियो को पॉज करके मुझे जरूर बताइएगा। प्लस होगा तो कहाँ आएगा, क्रेडिट आइटम। ठीक है, क्रेडिट आइटम शो करेंगे। अब देखिए ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड लीडिंग टू इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व, जिससे पैसा हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक के पास भी बढ़ेगा, क्योंकि कस्टोडियन कौन है फॉरेन रिजर्व का, सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब है बीओपी डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब लॉस। सिचुएशन इंपोर्ट भाई ज्यादा है और एक्सपोर्ट हमारे कम है। करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम नेगेटिव नंबर पॉइंटिंग टू नेट आउटवर्ड। इसका मतलब है अपनी कंट्री से पैसा जा रहा है, अब सेंट्रल बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, तो विड्रॉन करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पैसा अगर निकाल लेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेबिट साइड में, डेबिट आइटम। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सरप्लस सिचुएशन है तो पैसा आएगा, बीओपी डेफिसिट सिचुएशन है पैसा जाएगा, एंड लीडिंग टू डिक्रीज इन हमारी कंट्री से फॉरेन रिजर्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। पॉइंट बहुत इजी है, जस्ट अ रीड टॉपिक था, डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम वाला याद रखिएगा। करंट अकाउंट बैलेंस कैपिटल अकाउंट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका एकोमोडेटिंग आइटम जो कि अभी आपको आप देखिए मैंने बहुत अच्छे से आपको ये करवा दी है, देखिए बाकी मैंने आपको सबको बता दिया है क्या चीज करना है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, 2 पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो को देखते रहना, सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।